हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, लगातार हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन देते हैं पीवाईक्यू फॉर्म में कंप्यूटर के, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी और अन्य एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब आप थॉर्टिकल करते हो तो नए बच्चों को थॉर्टिकल को समझ में ज्यादा आता नहीं है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू और उससे रिलेटेड संभावित थॉर्टिकल नोट्स। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूरी क्लास मिलेगी। निश्चित रूप से आप अगर इन सभी क्लासों को कर लोगे मेरी कंप्यूटर वालियों को, तो कहीं से कोई भी पेपर बनता है तो आप लोग वहां कंफर्ट कर पाओगे और पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो देखो 30 क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करा दिए थे, आज 31 क्वेश्चन है और पूछा गया है एडीएसएल डेटा दरों को अंतिम प्रयुक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक उपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयुक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। कौन करता है? तो आप ये देख रहे होंगे, उपरगामी दिशा, अधोगामी दिशा, केंद्रीय स्थल, अंतिम प्रयुक्ता, बीच में मॉडर्न एडीएसएल के रूप में काम करता है। तो ये ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा वो उच्चतर हो जाएगा। अधोगामी दिशा में प्रदान करता है क्या? उच्चतर। एडीएसएल जो है ना, उच्चतर डेटा दरों को, निम्न वाली नहीं, बराबर वाली नहीं, दोनों नहीं, केवल कौन सी? जो उच्च दर डेटा जो दर होती हैं उनको प्रदान करता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोला भी क्या है एडीएसएल के बारे में, देखो फुल फॉर्म भी कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है, इसीलिए आप लोग एक निगाह से ये फुल फॉर्म भी देख लिया करिए। एडीएसएल का मतलब है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। कह रहा है एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइब लाइन तकनीकी है जो पारंपरिक बायस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये एडीएसएल प्रोसेस है। कौन सा है? एडीएसएल प्रोसेस, ठीक है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में मैंने बेसिक सी बातें भी तुम्हें बता दी हैं। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा संचार। अगला क्वेश्चन है डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा निर्भर होता है, तो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधा प्रदाता करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है विद्युत प्रकाश, विद्युत चुम्बकत्व या चुम्बकत्व, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे इंटरनेट स्रोत, डेटा ट्रांसमीटर, एक क्लैडिंग और कोर जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, जो प्रकाश संकेत देता है। फिर इसी डेटा ट्रांसमीटर को डेटा रिसीव किया जाता है और बाद में उपयोगकर्ता द्वारा अपनी डिवाइस में से क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछे ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आप लोग बताओगे ऑप्टिकल फाइबर विद्युत के बजाय प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है इसमें प्रकाश संकेतों के माध्यम से डेटा संचार किया जाता है जिसमें बहुत उच्च गति और उच्च बैंडविड्थ वाले इंटरनेट संयोजन क्या हो पाते हैं? संभव हो पाते हैं। और ये फाइबर हैं, सब ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कह रहा है मुख्य विशेषता क्या है? विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर करता है, बहुत उच्च गति में डेटा ट्रांसमिशन होता है, उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम है, ठीक है, उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम है। कह रहा है कम सिग्नल लॉस और लंबी दूरी तक संचार होता है, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप ईएमआई से मुक्त है, अधिक सुरक्षा विश्वसनीयता इसमें मिलती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। और फाइबर हमेशा प्रकाश के माध्यम से ही क्या करता है? कार्य करता है। इसी में नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कह रहा है निम्न में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ता वाले किसी एक एकल संगठन द्वारा अन्य उपयोग करने का प्रावधान है, या किसी भी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। तो ये बात कर रहा है निजी क्लाउड की। किसकी बात कर रहा है? निजी क्लाउड की, ध्यान रख लेना। तो ये संगठन का डेटा कोर सेंटर होता है, ठीक है ना। तो कह देना यो किसी एकल संगठन द्वारा विशेष रूप से उपयोग में के लिए बनाई जाती है। यह संगठन स्वयं या तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखी जाती है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? तो सबको पता है आपको ये सभी क्या हैं, तो सीधा सीधा बोल देना क्रोम, सफारी और ओपेरा जो हैं ये वेब ब्राउजर हैं, एक तरीके से क्या है? वेब। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है।
ये मैंने डायग्राम आपको दे दिया है, क्रोम आपको दिखाई दे रहा होगा, वेब ब्राउजर है, इसमें क्रोम, सफारी, अभी तीनों को वेब ब्राउजर ही बताया गया है। पूछे वेब ब्राउजर क्या होते हैं, तो वेब ब्राउजर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए या उससे संबंधित जानकारी में सहायता करने के लिए क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो गूगल क्रोम है, मोजिला है ना, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, ये सब वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग वेब ब्राउजर कर दोगे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टोपोलॉजी के सभी संजाल संधियां मतलब नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचारण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। तो स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, स्टार टोपोलॉजी। पूछे आपसे स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो ये केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर का कह सकते हो स्टार टोपोलॉजी सिस्टम है, जो भिन्न भिन्न तरीके से प्रिंटर वगैरह, डिवाइस वगैरह, लैपटॉप वगैरह, इन सबसे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट है, किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा मॉडम है जिसमें क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं, तो सीधा सीधा आप लोग बता देना, सिंक्रोनस मॉडम होते हैं। वो कौन से होते हैं, सिंक्रोनस मॉडम होते हैं। कह रहा है सिंक्रोनस मॉडम जो है वो डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं, फिर डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण सिंक्रोनस मॉडम की तुलना में अधिक क्या होते हैं, महंगे होते हैं। आप देख रहे होंगे ये सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं, एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम, जेड मॉडेम। ये पूरा फंक्शन आपके सामने दे रखा है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। तो सबको पता है ईथरनेट, क्या है, ईथरनेट, ये लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है, इसे शायद मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क तकनीकी पर आधारित है, ध्यान रखना। ईथरनेट सीधा सीधा बोला है, जो लेन होता है, लेन पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी है ना, ये वायरलेस होती है। इसकी अवधारणा 1973 में बॉब रॉबर्ट मैटकॉफ ने दी थी। कह रहा है इसमें उच्च गति से डेटा संचार किया जाता है, तो ईथरनेट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्विच वगैरह इनके माध्यम से डिवाइस में क्या होता है, डेटा कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। तो 15 GB, आपसे कहे जीमेल अपना कितना देता है, तो ये 15 GB फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB फ्री स्टोरेज की क्षमता होती है, जिसे गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल फोटो द्वारा आपस में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जीमेल, गूगल ड्राइव या गूगल फोटो, इनकी फ्री स्टोरेज कितनी होती है, तो 15 GB। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यूआरएल जो है उसका संक्षिप्त नाम क्या, अर्थ क्या है उसका। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म वाला, है ना। कह रहा है यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक पता होता है, यूनिक एड्रेस होता है। यूआरएल को वेब एड्रेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेब एड्रेस, ध्यान रखना यूआरएल। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा फंक्शन जो है वो इनक्रिप्टेड है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर आधारित है। कह रहा बीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सार्वजनिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है। कह रहा यह यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में क्या होता है, सक्षम होता है। आपकी डिवाइस होगी, बीपीएन होगा एक प्रकार से गोपनीयता के रूप में, इंटरनेट होगा और इसके माध्यम से वेबसाइट, क्लाउड सेवाएं, सोशल मीडिया या ईमेल, ये इस तरह की चीज़ों को क्या रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें जो संकेत क्षीणन है, ए आंसर, ये वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। बाद बाकी बहुपात फेंडिंग, संयोजन, अवशोषण, ये सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कह रहा वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत क्षीणन शामिल नहीं है, शेष क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है।
तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ध्यान रखना। यूपी जेई में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइट तक पहुंचने, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो इसमें ब्राउजर आंसर हो जाएगा। कौन बनाता है सक्षम? तो ब्राउजर बनाता है, ठीक है ना। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग www पर उपलब्ध जानकारी की खोज करने के लिए, उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए या नेविगेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें गूगल क्रोम है, मेजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा ब्राउजर है, ये सब क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम की गति की गणना निम्न में से किस तरह से की जाती है? तो बीपीएस, मोडेम की जो गति की गणना है वो बीपीएस की दर से की जाती है। मोडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी को इनकोडिंग डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल को क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है और डिमॉड्यूलेट करता है। मोडेम की गति बिट्स प्रति सेकंड, इसे बीपीएस कहते हैं। बिट्स प्रति सेकंड को बीपीएस कहते हैं, ठीक है। तो ये बीपीएस में होती है, याद रख लेना, कभी भी एग्जाम में आए तो बीपीएस आंसर लगाना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? सबको पता है, टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न में से इंटरनेट तत्वों एवं उनसे संबंधित उद्देश्यों को मिलान कीजिए। एक तो दे रखा है इसने आईएमपी, एक वेब सर्वर, एक केबल मॉडेम और एक खोज इंजन। तो ध्यान रखना पहले का जो होगा वो पहला ही होगा। आईएमपी का मतलब होता है उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देता है। ये वेब सर्वर जो है ये वेबसाइटों और अन्य वेबसाइटों को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। केबल मॉडेम में डी आंसर हो जाएगा। ये एक हार्डवेयर उपकरण है जो इंटरनेट का उपयोग करने की क्या देता है? अनुमति देता है। जबकि खोज इंजन ये सॉफ्टवेयर या सेवाओं जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। नीचे मैंने मिलान कर दिया आपके लिए, एक बार आप रिवीजन कर लेना, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है किसका? तो ये लोकल एरिया के अंतर्गत आते हैं। कल भी मैंने इस पे आपको क्या कराया था? क्वेश्चन कराया था। तो लोकल एरिया नेटवर्क में पुस्तकालय, लाइब्रेरी वगैरह है ना, कॉलेज वगैरह, ऑफिस वगैरह, ये सब शामिल कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये लेन मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटेबल टीवी या मॉनिटर पर सीमर्सलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो इसका मीरा कास्ट आंसर होगा। क्या होगा? मीरा कास्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या मीरा कास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीकी है जो मोबाइल डिवाइस से टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को क्या करती है? सक्षम बनाती है। मीरा कास्ट 1080p HD वीडियो और 5.1 सराउंड का समर्थन करता है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग क्या होती है? संभव होती है, ठीक है ना। इस तरीके से स्क्रीन से स्क्रीन संभव करने की बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो मीरा कास्ट इसका आंसर कर लेना। नेक्स्ट कह रहा है टीसीपी या आईपी मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ये जो आपको दे रखा है डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है, तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाद बाकी ध्यान रखना एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल किए जाते हैं। नेटवर्क लेयर उपकरणों के लिए बीच पैकेटों की रूटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। अगला ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का उपयोग करके विश्वसनीयता डेटा और ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बल्कि ये कह रहा है ना पहली लेयर है, ये पहली लेयर नहीं है, ये दूसरी लेयर है। कौन सी? दूसरी लेयर। अगर यहाँ दूसरी लेयर लिखी होती तो एकदम से सही हो जाता, ठीक है ना। OSI के बारे में जो बात कर रहा है, ये कौन सी लेयर है? दूसरी लेयर है। ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने यहाँ दिखा भी दिया है और आप लोग बेसिक सा पॉइंट यहाँ से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्न वेब प्रौद्योगिकियों को उनके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो HTML की अगर मैं बात करूँ तो ये वेब पेज पर कंटेंट स्ट्रक्चर करता है, ठीक है ना। तो इसका HTML का कौन सा हो जाएगा? C, मतलब तीसरा आंसर हो जाएगा पहले का। अगला कह रहा है वो पहले का क्या? तीसरा। तो देखो ये दो तो आंसर में होंगे नहीं, या तो A होगा या D होगा। दूसरा कह रहा है CSS, तो CSS ये वेब पेजों को स्टाइल करता है, तो इसका दूसरा ही होगा। तो देखो B का दूसरा D में है, तो D इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की, तो ये वेब पेजों में इंटरइक्वलिटी जोड़ता है, इंटरइक्वलिटी जो होती है ना उसको जोड़ता है। मैं SQL की बात करूँ तो डेटाबेस प्रबंधित करता है ये। तो इसी के साथ A का तीसरा, B का दूसरा, C का पहला और D का चौथा, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग बेसिक सी पॉइंट तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा TDMA और CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ता
एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। कह रहा विकल्प ए, सी, बी और डी। अब विकल्प कौन से दे रखे हैं आपके सामने, तो ये देखो ध्यान रखना है इसमें। विकल्प डी, इसमें देखो दोनों का अंतर दे रखा है। टीडीएमए का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, और सीडीएमए का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। टीडीएमए का मतलब है यह तकनीकी समय विभाजन पर आधारित होता है, जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट किया जाता है। इसमें कोड विभाजन पर आधारित होता है और एक ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संचार के लिए एक अद्वितीय कोड क्या दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, मतलब एक अद्वितीय कोड प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये याद रख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है HTTP और HTTPS के बारे में कौन कथन सत्य है। कह रहा है HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए एक डाटा को एनक्रिप्ट करता है, तो ध्यान रखना ये बात एकदम से सही है। दूसरा कह रहा है HTTP और HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित एवं इंक्रिप्शन होता है, ये गलत कह रहा है। दूसरा इसका आंसर नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो फिर देखो ये भी बी भी कट गया और सी भी कट गया। अब तीसरा और चौथा देखते हैं। कह रहा है HTTPS SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ये सही है, तो 1-3 वाला सही है। कह रहा है HTTP और HTTPS को बिना जोखिम में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, नहीं इसे जब उपयोग करोगे तो जोखिम तो रहेगा, इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। इनके बारे में बेसिक सी बातें मैंने आपको दे रखी है, आप लोग एक बार पढ़ लेना इनको। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा मिलान कीजिए। तो अपर नेट की अगर मैं बात करूं तो इसका ये आंसर होगा, ये इंटरनेट का एक प्रकर्षण 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था, तो इसका आंसर ई होगा ये। वहीं ईथरनेट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ईथरनेट 1973 में जेरॉक्स पार्क ने ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया था, तो इसका दूसरे का डी हो जाएगा। याद कर लेना, इन्फॉर्मेशन है पूछी जाती है। कह रहा है रे टॉमलिंसन क्या होता है, तो रे टॉमलिंसन की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सही है। 1971 में ईमेल के लिए मानक यूजर नेम या होस्ट नेम प्रारूप विकसित किया था। 4 का टिम वर्नर्स ली की बात करूं तो ये इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखना। 4 का बी नहीं, ए, 4 का क्या होगा, ए ये जिसने वर्ल्ड वाइड वेब अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, उसकी अवधारणा 1991 में क्या की थी, विकसित की थी। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर में पूछा गया, और ये देखो सब आप देख भी रहे होंगे, यहाँ दिखाया भी गया है। अपर नेट देखो इस तरीके का, ईथरनेट ये सब एक एक चीज आपको यहाँ क्लियर भी की गई है। इसके साथ ही नेक्स्ट निम्न में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है, तो ये मॉडेम ही देता है। पता है, कंप्यूटर को टेलीकॉम लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम ही क्या देता है, अनुमति देता है। ठीक है, ये एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उसमें क्या कर देता है, उसको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट निम्न में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। वाईफाई, इंटरनेट, चैट या हब, तो ये वाईफाई देता है। कौन देता है, वाईफाई। ठीक है, कह रहा बिना किसी फिजिकल वायर के इंटरनेट अगर कनेक्ट करनी है तो आप वाईफाई खोलिए। मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह इन सब में होते हैं, और उसमें किसी भी वायर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और ये रोजमर्रा आप लोग यूज करते भी होंगे। अगला कह रहा है सम्मिलित कीजिए। तो सिंप्लेक्स चैनल की अगर मैं बात करूं तो ये केवल एक दिशा में सिग्नल भेजता है, केवल एक दिशा में क्या करता है, सिग्नल भेजता है, तो पहले का ई हो जाएगा। ठीक है, मैं हाफ डुप्लेक्स चैनल की अगर मैं बात करूं तो ये वॉकी टॉकी की तरह एक बार में एक दिशा में सिग्नल भेजता है। देखो इस तरह से एक बार में एक दिशा में, या तो इधर या तो ये केवल एक ही दिशा में भेजता है सिंप्लेक्स चैनल। वही मैं फुल डुप्लेक्स चैनल की बात करूं तो ये दोनों ओर भेजता है, कह रहा है दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। वहीं पॉइंट टू पॉइंट की बात करूं तो ये दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उस तरीके से, ये पॉइंट टू डुप्लेक्स। वहीं मल्टी पॉइंट चैनल की बात करूं तो इसका कई उपकरण द्वारा उपयोग किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में सामान्य है ये इस तरीके से होता है। तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, और इसी के साथ इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनएस का क्या मतलब है। तो डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम मतलब ए आंसर। ठीक है, आपसे पूछे कह रहा है जो डोमेन को अपने संबंधित आईपी एड्रेस में बदलती है। डीएनएस एक ऐसी प्रणाली है जो डोमेन नाम होते हैं ना उनको आईपी एड्रेस में चेंज कर देती है। कह रहा जब आप वेबसाइट का यूआरएल ब्राउजर में टाइप करते हैं तो यह प्रणाली आपके डिवाइस को क्या कर देती है, वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट कर देती है। इस तरह से किसके माध्यम से, तो डीएनएस सर्वर के माध्यम से, डोमेन के माध्यम से। अगला अगर मैं बात करूं, कह रहा निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है। तो इसमें चैट आंसर हो जाएगा। तो आपको कमेंट में लिखना है लेन की फुल फॉर्म, मेन की फुल फॉर्म, वेन की फुल फॉर्म और पेन की फुल फॉर्म। ये चारों फुल फॉर्म आप किस में लिखोगे भाई, कमेंट में लिखोगे। साथ ही साथ ये भी लिखोगे www की खोज किसने की और किस वर्ष की। ठीक है ना, ये भी आप लिखोगे। तो चैट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल लेयर का सही क्रम बताइए। तो आराम से आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन लेयर होगा, उसके बाद में भैया ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, उसके बाद में नेटवर्क लेयर होगा, लास्ट में फिजिकल लेयर होगा। तो 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। आपको कमेंट में कौन कौन क्वेश्चन का जवाब देना है। तो सबसे पहले तो आप लोग पहले क्वेश्चन का जवाब दोगे चैट क्या होता है ना, लाइव चैट किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप दोगे डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है जो पूछा जाता है। तीसरा दोगे जो पॉइंट टू पॉइंट चैनल है वो कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोगे कि भाई बिना किसी वायर के आप किसके माध्यम से इंटरनेट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से अगर आपको टेलीफोन लाइन में इंटरनेट प्राप्त करना है तो क्या लगाना होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भैया ईथरनेट की खोज कब की थी, अरपानेट की खोज कब की थी, ये दोनों बताओगे आप लोग। ठीक है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए टीडीएमए और सीडीएमए की फुल फॉर्म, ये आप बता के दोगे मुझे। ठीक है। इसके साथ ही आप अगला बताओगे, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भैया मीरा कास्ट क्या होता है, ये बताओगे मीरा कास्ट क्या होता है। चारों की फुल फॉर्म बताओगे, लेन, मेन, बेन और टेन की। ठीक है। मॉडेम की गति किस में मापी जाती है, ये भी आप लोग बताओगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।